हेलो टीम। गुड आफ्टरनून। डाटाबेस के इस सेशन में आपका वेलकम है। ये जो सेशन है एक्चुअली परफॉर्मेंस के ऊपर है ज़्यादातर। परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और स्केलिंग तीनों यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो डाटाबेस के अगर परफॉर्मेंस में इशू आ जाता है तो पूरा एप्लीकेशन आपका स्लो डाउन हो जाता है। अगर इशू आपके डाटाबेस में, उसकी परफॉर्मेंस में इशू है, आप एप्लीकेशन के दूसरे पार्ट में कितना भी काम कर लो, चाहे फ्रंट एंड कोड में काम करो या बैक एंड कोड में वर्क करो, आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ने वाली। तो कोई भी एप्लीकेशन जब स्लो रहता है तो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया जाता है उसका रीजन, और जैसे पता चलता है कि डाटाबेस से रिलेटेड इशू है तो डाटाबेस में ही जाके उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो एज ए आर्किटेक्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इश्यूज क्या है, किस प्रकार की है। तो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन डाटाबेस इज नॉट ऑप्टिमाइज, अगर डाटाबेस आपका ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपका एप्लीकेशन स्लो वर्क करेगा। कई बार रिक्वेस्ट फेल होगी, कई बार आपका लॉगिन फेल हो जाएगा, या आपको कोई डाटा जो है काफी लेट दिखाई देगा स्क्रीन पे। इस टाइप की बहुत सारी इश्यूज जो है आ सकती है। तो इसके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे पहला है स्लो रिपोर्टिंग। तो रिपोर्ट्स वगैरह में एक्चुअली में क्यूरी चलती है, इसको रिपोर्ट जनरेट करने में टाइम लगता है क्योंकि इसमें मल्टीपल ज्वाइन हो सकते हैं। कई टेबल्स के डाटा जो है सर्च किया जा रहा है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आपका ऑप्टिमाइज नहीं है डाटा तो आपका रिपोर्टिंग सबसे पहले तो स्लो हो जाएगा। सेकंड है टाइम आउट का इशू आएगा, क्योंकि कई ऐसी क्यूरीज होगी जो बहुत ज़्यादा समय लेगी एग्जीक्यूट होने में, और जब समय ज़्यादा लेती है तो आपको टाइम आउट का इशू दिखना चालू हो जाएगा। डेडलॉक्स का इशू आ सकता है। डेडलॉक का इशू तब आता है जब अ, कोई ट्रांजेक्शन जो है एक दूसरे को ब्लॉक कर देती है। डेडलॉक्स एक्चुअली में यूज किया जाता है, जैसे ट्रांजेक्शन वगैरह जब होता है तो वहां पर क्या होता है कि हम डीबी को लॉक कर देते हैं या टेबल को लॉक कर देते हैं। बट लेकिन वो ट्रांजेक्शन ही इतना स्लो चल रहा है तो बाकी जितने ट्रांजेक्शन है सब रुक जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आती है। तो जब भी आपका कोई ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर रहा है तो हम बोलते हैं डेडलॉक्स हो गया। इसमें यूजर का ट्रांजेक्शन रुक जाता है, कुछ यूजर कर नहीं सकता। हाई सीपीयू यूजेस, अगर आपका डाटाबेस प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है तो सीपीयू का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सीपीयू पे लोड ज़्यादा आएगा। जब आप उसका मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को देखोगे, चेक करोगे तो आपका सीपीयू यूजेज जो है 80% से ऊपर चला जाएगा। 80%, 90%, 95% अगर सीपीयू यूजेज जा रहा है, इसका मतलब दो चीज़ें। या तो डाटाबेस और डाटा के हिसाब से आपका सीपीयू बहुत वीक है, या सीपीयू पावरफुल है बट लेकिन आपकी डाटाबेस ऑप्टिमाइज नहीं है, तो सीपीयू को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपके क्यूरी को रन करने के लिए। तो हाई सीपीयू यूजेस आपका होने लगेगा। लॉन्ग रनिंग क्यूरीज जो रहती है, लॉन्ग रनिंग क्यूरीज का मतलब ये है कि आपका जो सिक्वल है वो बहुत ज़्यादा समय लेने लगेगा आपको डाटा को रिट्राइव करने के लिए। स्लो लॉगिन स्क्रीन, तो जैसे मैं बताया कि आपका अगर क्यूरी टाइम लगा रही है एग्जीक्यूट होने में, लोड ज़्यादा आ रहा डाटाबेस पे, सीपीयू जो है पूरा का पूरा काम करने लग गया डाटाबेस के ऊपर, बट सीपीयू का कैपेसिटी भी उतना कम हो जा रहा है कि उतना रिजॉल्व कर सके। 90% तक सीपीयू यूटिलाइज होने लग गया। तो इस कंडीशन पे भी आपका जो है लॉगिन वगैरह स्लो हो जाएगा, स्क्रीन बहुत लेट से आएगी क्योंकि आपका डाटा फैच स्लो हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं। ऑप्टिमाइज चेकलिस्ट को पहले देख लेते हैं कि आपका क्या क्या चीज़ होना चाहिए डाटाबेस को फुली ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ आता है प्रॉपर इंडेक्सेस। तो डाटाबेस में इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्सिंग क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत क्विकली आप जा सकते हो, ना कि वन बाय वन पूरा सर्च करके। जैसे मान लो आपके हाथ में बुक्स है तो आप देखोगे बुक्स के स्टार्टिंग में इंडेक्स पेज होता है। तो अगर पर्टिकुलर चैप्टर पे आपको जाना है तो आप क्या करते हो कि इंडेक्स में पहले वो चैप्टर को ढूंढते हो।
तुरंत उसका पेज नंबर देखते हैं उसके सामने, और आपकी बुक के उस पेज पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं उस पेज नंबर पे। अगर इंडेक्सिंग पेज हटा दिया जाए और आपको केवल टॉपिक बताया जाए, चैप्टर बताया जाए कि ये चैप्टर हमको चाहिए, तो आपको पूरे पेज पलटने पड़ेंगे वन बाय वन, और आपको वहां तक पहुंचना होगा, जिसमें समय ज्यादा लग जाएगा। ये तो सिंपल इंडेक्सिंग का एग्जांपल हुआ। लेकिन डाटाबेस में हम आगे जाके देखेंगे कितने प्रकार के इंडेक्सेस होते हैं, और किस समय कौन सा इंडेक्सेस यूज करना चाहिए, किस कॉलम पे यूज करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपने प्रॉपर इंडेक्सिंग किया हुआ है अपने टेबल्स पे, डाटाबेस के, तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। क्यूरी ट्यूनिंग होना चाहिए। क्यूरी ट्यूनिंग का मतलब होता है कि आपके जो सिक्वल की क्यूरीज होती है, उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती है। किस प्रकार से ऑप्टिमाइज करना होता है? जैसे सपोज आपने कहीं पर टाइम टेबल यूज किया है टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए, जबकि उसके बदले आप टाइम वेरिएबल यूज कर सकते हो। फिर दूसरा चीज है कि आपने कुछ अनावश्यक ज्वाइंस लगा कर रखे हुए, या आप एक सिंगल क्यूरी में जो काम हो सकता है उसको चार पांच क्यूरी में डिवाइड करके काम कर रहे हो। और बहुत सारे चीजें जब आप उसमें पढ़ोगे उस सेशन में, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के सेशन में, तो आपको पता चलेगा। बट यहाँ हम ये जानेंगे कि आपका क्यूरी जो है वो आपका फुली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अवॉइड सेलेक्ट स्टार, इसका मतलब ये है कि कई ऐसे फ्रेशर्स डेवलपर होते हैं जो ज्यादातर सेलेक्ट क्यूरी में स्टार लगा देते हैं, यानी कि पूरा डाटा ही, जितने कॉलम से सब डाटा को लेके आ जाते हैं। तो ये अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें मान लो किसी टेबल में से 4 कॉलम का डाटा केवल रीड करना है, तो आपको कॉमा सेपरेटेड और कॉलम का नाम देना पड़ेगा। आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसी को सेलेक्ट क्यूरी से गेट करो। ऐसा नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन केवल 4 कॉलम की चाहिए और आपने 50 कॉलम के डाटा को लेके आगे और 4 कॉलम का यूज कर रहे हैं। तो ये आपका जो है डाटाबेस की परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। पेजिनेशन की हम बात करते हैं। पेजिनेशन बहुत कंपलसरी है आज की डेट में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, नया डाटाबेस बनता है, उस समय उसके अंदर रिकॉर्ड्स कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें डाटा आते जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल, डाटा की क्वांटिटी करोड़ में पहुंच जाती है। तो नॉर्मल जब डाटा कम है तो आप सेलेक्ट क्यूरी लगा के आप डाटा को ला के बाइंड कर दे रहे हो किसी टेबल में। लेकिन अगर करोड़ में रिकॉर्ड्स हो गए तो वो करोड़ रिकॉर्ड्स को फैच करके आप लेके आओगे, तो पहली बात तो क्यूरी एग्जीक्यूट होने में बहुत समय लगेगा, टाइम आउट हो सकता है। तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी एप्लीकेशन की। पेजिनेशन में क्या होता है कि हम जो है केवल 10 20 या 50 रिकॉर्ड्स केवल फैच करते हैं। ऑफसेट कमांड होता है, तो ऑफसेट कमांड के द्वारा जब डिमांड होती है अगले पेज की, तो वापस अगले पेज का डाटा हमारे पास आ जाता है। तो वन बाय वन जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमको डाटा रिट्राइव होता है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डाटा मिलता है जो कि बहुत ही फास्ट मिलता है, क्योंकि एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता है, साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर जो है डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो पेजिनेशन हमेशा हम यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी टेबल बाइंड करने के लिए या आपको डाटा सेलेक्ट क्वेरी से लाना है जहाँ पर डाटा काफी ज्यादा हो सकता है, तो आपको ऑलवेज पेजिनेशन का यूज करना है। आर्काइव ओल्ड डाटा, ये बहुत अच्छी टेक्निक है एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। जब हम कोई एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं और हमें पता है कि एप्लीकेशन में डाटा कितना ज़्यादा आ सकता है, जैसे कि कोई ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है, ग्लोबल लेवल पे चलने वाला कोई एप्लीकेशन है, HRMS का एप्लीकेशन है, या बोल सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एप्लीकेशन है। तो जब वो एप्लीकेशन चलते चलते 5 साल 10 साल 20 साल हो जाता है, डाटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय हमारे जो परफॉर्मेंस है एप्लीकेशन का डाउन हो जाता है। आर्काइव डाटा का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे डाटा, पुराने डाटा रहते, उसको सेपरेट रखा जाता है। सपोज आपके एक डाटाबेस है जिसमें आप 2026 के रिकॉर्ड्स को आप रखिए, लेकिन आपके 2025 के 2024 के रिकॉर्ड्स आप एक डिफरेंट डाटाबेस में रखिए। उसके पहले का जो आपके डाटा है 2023 के, 2022 के, 2021 के, वो आप एक और तीसरे प्रकार के डाटाबेस में रखिए। तो इसको आर्काइव करना बोलते हैं। आर्काइव करने के स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे कि आप इसको बोल सकते हैं कि हॉट लेयर, और आप बोल सकते हैं वार्म लेयर, और एक बोल सकते हैं कोल्ड लेयर। तो हॉट लेयर का मतलब हो गया जैसे करंट ईयर, जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 1 जनवरी 2026 से बाद के डाटाबेस जितने डाटा होंगे, ये आपका हॉट डाटाबेस में हुआ है। हॉट डाटाबेस में मतलब हो गया कि जो बहुत ही स्पीड का होगा, बहुत ही फास्ट होगा, और आपको जितने ज्यादा ज्यादा ट्रांजेक्शन, इवन आपके अगर 100% ट्रांजेक्शन हो रहे हैं,
तो आप मान के चलो कि आपका 80% ट्रांजेक्शन जो है ये हॉट डाटाबेस पे ही होगा। अगर वार्म डाटाबेस की बात करेंगे, जो सेकंड मतलब हमारा जो आर्काइव सिस्टम है उसमें वार्म डाटाबेस, उसमें लास्ट 2 ईयर के डाटा है। तो कभी कभी कुछ ऐसे क्यूरीज आएगी, रिपोर्टिंग्स में आएगी पिछले साल के डाटा से, कि आज का जो डेट है इसमें आपको रिपोर्ट निकालना है। जैसे फिनेंशियल ईयर, तो फिनेंशियल ईयर जो है मान लो 2025 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 तक का डाटा निकालना है। तो यहाँ पर हमको दोनों डाटा की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम वार्म डाटाबेस में रखते हैं। तो कुछ डाटा हो सकता है कि आपका बाकी जो 20% बचा था उसमें 15% जो ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे। बट उसके पुराने डाटाबेस है जो 4 साल पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं, वो आप कोल्ड डाटाबेस में या कोल्ड स्टोरेज में रखते हो। वो भी रिक्वायरमेंट आ सकती है कभी कि हमें पुराना डाटा लेके आना है, कुछ ऐसी क्यूरीज आ सकती है। थोड़ा सा समय लग जाएगा क्योंकि कोल्ड जो स्टोरेज होता है या कोल्ड डाटाबेस होता है वो एक्टिव होने में थोड़ा समय लेता है और वो डाटा थोड़ा सा स्लो देगा। बट लेकिन क्यों रखना पड़ता है, इसके दो फायदे। पहला चीज ये कि बहुत ही सस्ता होता है, तो बहुत ही बड़े मात्रा में डाटा भी रखोगे तो उसका कॉस्ट बहुत कम होगा। जितना हॉट टायर पे जाएंगे आपको वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, आपको कॉस्टली पड़ेगा। और उसको लेकिन आपकी ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत हाई होती है। तो इस प्रकार से हम डिजाइन करके रखते हैं और ये सॉफ्टवेयर बनने से पहले ही हमारा डिजाइन हो जाता है कि किस सिचुएशन में हम आर्काइव करने जाएंगे, कितने आर्काइव स्टेप्स होंगे और कौन कौन सी उसमें सर्विस हमको लगेगी। इसके बाद हम देखते हैं कनेक्शन पूलिंग। तो कनेक्शन पूलिंग क्या होता है कि जब भी कोई डाटाबेस से डाटा को फैच करने जाता है हमारा कोड, तो सबसे पहले वो कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है, कॉन्टेक्स्ट बनाता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो जब ये डीबी कॉन्टेक्स्ट बन जाता है तो आपका एक कनेक्शन पूल एस्टेब्लिश होता है और वहां से आपका डाटा जो है रिट्राइव होता है। तो आपको ये ध्यान देना रहता है कि जो डीबी कनेक्शन है वो बार बार ना हो। हालांकि सिक्योरिटी पर्पज से ये भी बोला जाता है कि डीबी कनेक्शन बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहना चाहिए, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि डीबी कनेक्शन आपके हर ट्रांजेक्शन में क्लोज हो जा रहा है और आपको बार बार डीबी कनेक्शन बनाना पड़ रहा है। इससे आपका जो है स्पीड और परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। कैशे लेयर आपका यूज होना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। जैसे हम रेडिस कैशे यूज करते हैं, तो रेडिस कैशे क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे डाटाबेस में जो हिट है वो कम हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि पहली बार जब हम कोई क्वेरी रन करते या कोई डाटा फैच करते, वो डाटाबेस से तो आ जाता है लेकिन वो तुरंत रेडिस कैशे में भी स्टोर हो जाता है। अगर सेम डिमांड अगर दोबारा आती है, क्वेरी रिक्वेस्ट में आती है, तो आपका डाटा जो है इस बार रेडिस कैशे से आपको प्रोवाइड होता है, ना कि आपका डाटाबेस में जाके हिट करके आपकी क्वेरी को रन करता है। तो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको कैशिंग करना है। हर एप्लीकेशन में कैशिंग होना चाहिए। कैशिंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। इन मेमोरी कैशिंग आप यूज कर सकते हो। इन मेमोरी कैशिंग के अलावा जैसे कि एक्सटर्नल कैशिंग में रेडिस कैशिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज इंडेक्सिंग। तो इंडेक्स क्या है एग्जैक्ट? एन इंडेक्स इज ए स्पेशल database object that helps find rows faster without scanning the full table। तो टेबल्स में अगर मान लो कि आपके 1 लाख रिकॉर्ड्स है और अगर आपकी एक क्वेरी चलती है पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी को सर्च करने के लिए, तो आपका पूरा 1 लाख रिकॉर्ड्स को रीड करके आपका एम्प्लॉय का डिटेल लेके आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने इंडेक्स यूज किया है तो डेफिनेटली बहुत कम समय में वो रिकॉर्ड्स को लेके आएगा और वो पूरे जितने लाइन्स है, रोज है, उसको रीड नहीं करेगा। इससे आपकी परफॉर्मेंस और स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जैसे थिंक ऑफ ए बुक, या फिर एक एग्जांपल वही दिया सेम। विदाउट इंडेक्सिंग अगर आप कोई बुक्स में से कोई चैप्टर को ढूंढने का ट्राई करते हैं तो आपको उसमें टाइम लग जाएगा। अगर आपका इंडेक्स पेज अगर बुक्स में दिया हुआ है तो आप इंडेक्स पेज से बड़ी आसानी से आप टॉपिक के पेज नंबर को फाइंड आउट करेंगे और उस पेज नंबर पे पहुंचना आसान है। सेम इंडेक्सिंग में होता है। जब आप इंडेक्सिंग यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही क्विकली और बहुत जल्दी आप पर्टिकुलर रो पे पहुंच जाते हैं जो डाटा आपको फैच करना है। तो इंडेक्सिंग तो कंपलसरी है कि आपके डाटाबेस में होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि वाई इंडेक्स नीडेड, और इसके डिटेल में चले जाते हैं कि इंडेक्सेस हमें क्यों चाहिए। तो अगर इंडेक्सिंग नहीं होगा तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं।
आपका रिपोर्ट्स वगैरह बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसको 100% सारे रिपोर्ट्स को पढ़ना कंपलसरी हो जाएगा। फुल टेबल स्कैन पूरे टेबल को स्कैन करेगा, जीरो से लेके जहां तक आपके रिकॉर्ड्स है। तो इसमें सीपीयू का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सीपीयू पे लोड आ जाएगा। लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़ जाएगा, कई बार तो आपको टाइम आउट्स के भी एरर्स आने लग जाएंगे। बैड यूजर एक्सपीरियंस हो जाएगा इसमें। तो ये सब जो इश्यूज है तब हो सकते हैं जब आपने इंडेक्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि एम्प्लॉय टेबल हैज 50 लैक्स रोज। तो 50 लैक्स रोज है अगर किसी एम्प्लॉय टेबल में, और हम अगर मान लो उसमें सर्च कर रहे हैं अ, कोई एम्प्लॉय का डिटेल्स, लेकिन अगर इंडेक्सिंग नहीं है तो क्या करेगा एप्लीकेशन? उस समय पूरे 50 लैक्स रोज को रीड करेगा वन बाय वन, और फिर आपको रिकॉर्ड ला के देगा। तो आपकी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है स्लो हो जाएगी, स्टोरी आपका बहुत ज़्यादा समय लेगा उसको रीड करने में। तो इसलिए इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हम ये देखते हैं कि इंडेक्स कैसे वर्क करता है। अभी तक हमने ये देखा कि इंडेक्स क्यों जरूरी है हमारे लिए। अब ये वर्क कैसे करता है ये हम देखते हैं। जैसे आपका जो डेटाबेस है उसमें इंडेक्स्ड कॉलम वैल्यू और पॉइंटर टू एक्चुअल रो लोकेशन दो काम करता है। तो नीचे एग्जांपल दिया हुआ जैसे एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी देखो यहाँ पर है 1001, 1002, 1003, और इसके इंडेक्सिंग बनी हुई है कि 1001 का डाटा जो है रो नंबर 15 पे अवेलेबल रहेगा, 1002 का डाटा जो है रो नंबर 20 पे रहेगा, और 1003 का डाटा जो है रो नंबर 45 पे रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आप सेलेक्ट क्वेरी लगाते हो और वेयर क्लॉज में आप एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1002 लिख देते हो, तो वो क्या करता है कि डायरेक्ट रो नंबर 20 में जाता है और आपका डाटा फैच करके ले आता है। क्योंकि आपने जैसे उसको बता दिया कि एम्प्लॉय आईडी 1002 को सर्च करना है, तो वो बाकी रिकॉर्ड्स को सीधा स्किप कर दिया और डायरेक्ट उस पोजीशन में पहुंचा और आपको रिकॉर्ड्स दे दिया। अगर ये इंडेक्सिंग नहीं हो पाती, तो अगर मान लो कि इस टेबल में 45 रोज अगर है, तो पूरे 45 रोज को रीड करता और देन आपको रिजल्ट ला के देता। तो इंडेक्सिंग से सोचो आपका जो स्पीड्स है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि इंडेक्सेस जो रहता है डेटाबेस में यूज करते हो कितने प्रकार का होता है, और कब कौन सा इंडेक्स लगाना है, कहाँ लगाना है, ये सब हमें डिसाइड करना रहता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स स्टोर्स एक्चुअल टेबल डाटा इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो जो एक्चुअल टेबल डाटा होता है आपका, उसको सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करने का काम करता है क्लस्टर्ड इंडेक्स। ओनली वन क्लस्टर्ड इंडेक्स पर टेबल। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि जो क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है वो किसी भी टेबल में एक बार ही बन सकता है। ठीक है, एक बार अप्लाई होता है किसी एक कॉलम पे। तो इसका मेन काम क्या होता है? सॉर्टेड ऑर्डर। जैसे एग्जांपल के लिए आपका एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में सपोज दो कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी और नेम। तो आप जब भी कोई सर्च करते हो तो आप ज्यादातर एम्प्लॉय आईडी की बेस पे करते हो, और ये लगभग आपको लगता है कि नहीं एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ही मुझे सर्च करना है, चाहे उसका एड्रेस को गेट करना है, उसका कोई और डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह गेट करना है, लेकिन जो सर्चिंग करना है एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। तो फिर हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी के ऊपर क्लस्टर्ड इंडेक्स हम बना देते हैं। तो प्राइमरी की यूजुअली क्रिएट्स अ क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो पहला चीज ये है कि उसको हम प्राइमरी की भी बना देते हैं एम्प्लॉय आईडी को। दूसरा है कि उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी बना लेते हैं, कि वो नया कोई एम्प्लॉय अगर एंटर होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो डेफिनेटली उसका जो आईडी है इंक्रीमेंट होता जाएगा बाई वन। सपोज जैसे कि एम्प्लॉय आईडी आपका स्टार्ट हो रहा है 1000 से, 1000 से, अगला एम्प्लॉय आएगा तो 1001 हो जाएगा। ये प्राइमरी की भी हमने बना के रखा है इसे। और जैसे प्राइमरी की बनाते हैं तो ये क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट भी हो जाता है। तो बेस्ट फॉर सर्च बाय आईडी। तो आपका मतलब यहाँ पर ऐसा, अगर आपने आर्किटेक्चर डिसाइड कर लिया है, तो आपको हमेशा जो सर्च है कोशिश करना है कि आईडी के बेस पे किया जाए। रेंज क्यूरीज आप इसमें और लगा सकते हो, ऑर्डर डाटा रिट्रीवल आप कर सकते हो। तो जैसे रियल एग्जांपल, एम्प्लॉय रिकॉर्ड स्टोर्ड इन एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर। तो अब ये जो है आपका एम्प्लॉय आईडी जो हो गया, ये क्लस्टर इंडेक्स इसमें बन गया, प्राइमरी की भी बन गया। तो आपकी जो सर्च है पूरा इसके ऊपर डिपेंड हो गया। तो हर सर्च में कोशिश करना है कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको डाटा रिट्राइव करने का ट्राई करना है, आपका एप्लीकेशन इस हिसाब से डिजाइन करना है। नन क्लस्टर इंडेक्स हम देखते हैं। नन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है?
तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका सेपरेट स्ट्रक्चर स्टोरिंग की एंड पॉइंटर टू रो। तो यानी कि नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो होता है ये आपका मल्टीपल रो में भी हो सकता है। आप एक से ज्यादा नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपको डिसाइड करना होता है कि टेबल में कौन कौन से कॉलम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिसके ऊपर हमको सर्च करना है। तो ये क्या करता है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स एक की के द्वारा पॉइंटर्स रो को मैप कर देता है। अभी लास्ट इसमें मैंने बताया था, एक की जो था वो किस प्रकार से पॉइंटर बना दिया था किसी रोज के ऊपर। तो हम उस की के द्वारा डायरेक्टली उस रोज पे पहुंच सकते हैं। दूसरा चीज ये कि जब सर्च किया जाता है वेयर क्लॉज में भी हम एक से ज्यादा कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी भी लगा दिए, उसका क्रिएटेड डेट भी लगा दिए वेयर क्लॉज के अंदर। तो इस प्रकार की क्यूरी जब चलती है तो हम नन क्लस्टर इंडेक्स की तरफ जाते हैं, जब मल्टीपल कॉलम के द्वारा कोई रिकॉर्ड को सर्च किया जाता है, क्योंकि ये फैसिलिटी देता है कि हम मल्टीपल नन क्लस्टर बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं किसी भी टेबल पे। तो जैसे यहाँ लिखा बेस्ट फॉर सर्च बाय नेम, ईमेल लुकअप, यानी ईमेल के द्वारा भी अगर आपको सर्च करना है, नेम के द्वारा भी सर्च करना है, तो ये दो कॉलम है जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली फिल्टर्ड हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है नन क्लस्टर इंडेक्स का इस्तेमाल करोगे। यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लस्टर्ड इंडेक्स यस, नन क्लस्टर्ड क्या होता है। जैसे डाटा ऑर्डर आपका क्लस्टर्ड में क्या होता है, फिजिकल होता है, और नन क्लस्टर्ड में क्या होता है, सेपरेट्स होता है। तो ये सेपरेट्स डाटा ऑर्डर तैयार करता है। काउंट पर टेबल वन होता है, यानी कि एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है, जबकि नन क्लस्टर इंडेक्स जो है मेनी हो सकते हैं। स्पीक फॉर पीके सर्च, यानी कि जो प्राइमरी की जो सर्च होती है वो क्लस्टर्ड इंडेक्स में एक्सीलेंट होती है, नन क्लस्टर पे भी होती है, बट थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस होती है उसकी। लेकिन जो पीके सर्च होता है, प्राइमरी की की जो सर्च होती है, वो क्लस्टर इंडेक्स पे ज्यादा की जाती है। स्टोरेज टेबल इटसेल्फ, यानी कि टेबल में ही ये स्पेस लेता है जो क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है। बट नन क्लस्टर इंडेक्स आप बनाएंगे तो ये एक्स्ट्रा स्टोरेज लेता है। तो डाटाबेस जब आप काम करते हो तो डाटाबेस में एक्स्ट्रा स्टोरेज भी रहता है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपको डाटाबेस का साइज कितना हो सकता है, और उसके हिसाब से हम स्टोरेज लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको डाटाबेस का साइज 100 MB तक जा सकता है, या 500 MB तक जा सकता है, या जीबी में जा सकता है, 50 GB, 100 GB, तो हम स्पेस लेते हैं। तो जो स्पेस लेते हैं वो एसएसडी ड्राइव होता है, और उसके अंदर जो है ये अपना एक एरिया बना लेता है, रिजर्व एरिया, तो वहां पर क्रिएट करते हैं। इसके बाद एक और इंडेक्सिंग होती है यहाँ पर, कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स क्रिएटेड वन मल्टीपल कॉलम, यानी कि ये भी एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर जो है कंपोजिट इंडेक्स को बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर जो है इंडेक्स बना रहे तो ये कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट पे बनाए। तो कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट एक से ज्यादा, तीन चार भी हम ले सकते हैं। अगर ऐसी कोई, ये एक्चुअली में एनालाइज करना पड़ता है कि हमारी फ्यूचर की जो क्वेरीज है वो कितने कॉलम्स में ज्यादा हो सकती है, और उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में डाटाबेस डिजाइनिंग में नहीं पता चला, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के समय भी जब हमें लगता है तो हम इसे वापस बना सकते हैं। तो जैसे इसकी क्यूरीज कैसी हो जाए कि वेयर कंडीशन के अंदर आपने दो कंडीशन लगा कर रखी है। तो अगर आपने कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट के ऊपर अगर आपने बना कर रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी क्यूरी कस्टमर आईडी और ऑर्डर ऑर्डर डेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्यूरी आपकी चलेगी, और चलना चाहिए। तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। इसके बाद एक इंडेक्स आता है यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स तब यूज किया जाता है कि जिसमें एंश्योरिटी चाहिए, इंश्योर होना चाहते हो आप कि कोई डुप्लीकेट डाटा जो है होना ही नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ईमेल, तो आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, आप चाहते हो कि ईमेल आईडी कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी वो कस्टमर का दोबारा डाटा नहीं आना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते, यूनिक इंडेक्स बना देते। तो यूनिक इंडेक्स भी बना देंगे तो वो क्या करेगा, रोक देगा। अगर कोई डुप्लीकेट होने के लिए कोशिश करेगा या ऐसा कोई डाटा आएगा तो वो उसे रोक देगा। तो बेनिफिट क्या है, नो टू यूजर कैन रजिस्टर सेम ईमेल। तो ये उसको रोक देगा, आपका कोई भी रिकॉर्ड्स ऐसा डुप्लीकेट नहीं होगा जिसका ईमेल आईडी सेम है। तो अगर मान लो इसको तब यूज किया जाता है मोस्टली जब आप जैसे लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन सिस्टम बना रहे हो, और आप ईमेल आईडी को एज ए यूजर आईडी में मान रहे हो,
और उससे लॉग इन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको इसको यूनिक इंडेक्स बनाना चाहिए। फुल टेक्स्ट इंडेक्स, ये भी एक प्रकार का इंडेक्स होता है, यूज्ड फॉर सर्चिंग वर्ड्स इनसाइड टेक्स्ट कॉलम। तो कोई जो टेक्स्ट कॉलम होता है ना, जिसके अंदर टेक्स्ट स्टोर होता है, चाहे वो 200 कैरेक्टर का हो, 1000 कैरेक्टर का हो, या उससे ज्यादा हो। तो अगर मान लो टेक्स्ट स्टोर करने का हमने कोई कॉलम बनाया और उसके अंदर भी कोई सर्चिंग करना है, तो उस कंडीशन में हम फुल टेक्स्ट इंडेक्स क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो आपका कोई रेज्यूम है, तो कई बार ऐसे एप्लीकेशन बनते हैं ना, जिसमें जितने रेज्यूम अपलोड हो रहे हैं कैंडिडेट की तरफ से, तो वो डाटाबेस में स्टोर हो जाते हैं। रेज्यूम का पूरा कंटेंट स्टोर हो जाता है कोई एक टेबल में, कॉलम में। तो जब आप उसमें कोई सर्च करते हो कोई स्किल्स को या किसी चीज को, तो उसके लिए आपको ये फुल टेक्स्ट इंडेक्स लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रेज्यूम। रेज्यूम नाम का एक टेबल है, और इस टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसको बोलते हैं प्रोफाइल टैग। और इस प्रोफाइल टेक्स्ट में जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का जो प्रोफाइल है, रिज्यूम है, वो इसमें स्टोर है। तो जैसे एजोर एक स्किल है, तो एजोर स्किल को सर्च करके तो ये क्या करेगा, उस डिटेल्स ले आएगा उन रिज्यूम का जिसमें एजोर मेंशन किया गया। तो ये एप्लीकेशन जब आप बनाते हो इस टाइप का, तो आपको ये फुल टेक्स्ट इंडेक्स याद रखना है और इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद एक और इंडेक्स आता है, GIN, जिन। GIN इंडेक्स मोस्टली यूज होता है पोस्टग्रेसql में। तो पोस्टग्रेसql में क्यों यूज होता है, इसमें एक फीचर है जेसन बी। यानी हम एक कॉलम अगर मान लो जेसन बी टाइप का अगर लेते हैं, और इसमें हम अगर मान लो ये इंडेक्स करना चाहते हैं GIN, तो ये बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो जेसन फॉर्मेट में होगी, तो जेसन सर्च इसमें बहुत फास्ट हो जाएगा। टैग्स अरे, क्योंकि टैगिंग होती है जेसन में, ट्री स्ट्रक्चर बनता है। फिर डॉक्यूमेंट सर्च भी इसमें आसानी से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जेसन भी, जैसे अभी मैंने एक प्रोजेक्ट में बनाया था डायनेमिक फॉर्म। तो डायनेमिक फॉर्म से क्या होता है कि आप डायनेमिक फॉर्म से बना रहे हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा फॉर्म डिजाइन कर लिया और उसको सेव कर रहे हो और पब्लिश कर रहे हो, तो वो जो पूरा फॉर्म का कंटेंट है वो जेसन बी फॉर्मेट में आगे स्टोर हो जाता है। अगर नेक्स्ट टाइम जब उस फॉर्म को रिलोड किया जाता है, तो वो डाटा वापस से लोड होता है और आपको वो फॉर्म के रूप में दिखाई देता है। ऐसे अगर मेरे पास बहुत सारे फॉर्म्स है, ये सब चीज़ें आ गए और मुझे उसमें कुछ सर्च करना है, तो उस कंडीशन में मुझे GIN इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, ताकि मेरी सर्चिंग जो है फास्ट हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कवरिंग इंडेक्स। कवरिंग इंडेक्स क्या होता है हम देख लेते हैं। इंडेक्स कंटेंट्स नीडेड कॉलम्स फॉर DB अवॉइड्स टेबल लुकअप। तो इसमें आप देखते हैं कि जैसे कि मान लो आपका कोई इंडेक्स आप क्रिएट करने जा रहे हो ऑर्डर का स्टेटस के ऊपर, इंक्लूड अमाउंट एंड ऑर्डर डेट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपकी क्यूरी बहुत फास्ट चलेगी, क्योंकि आपका जो है टेबल लुकअप जो है इसमें काम नहीं कर रहा है। तो इसमें आपको जो है स्टेटस, अगर आप जैसे चाहते हो स्टेटस के हिसाब से आपको डाटा लाना है, तो वो आपको पूरा डाटा आपको ला देगा क्विकली। तो ये कवरिंग इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें आपका इंडेक्सिंग का जो पाथ है बहुत छोटा हो जाता है और आपकी जो स्पीड्स होती है फास्ट हो जाती है। इसका ज़्यादातर उपयोग कुछ ऐसे सिनेरियो में करते हैं जहाँ पर आपको रिपोर्ट बहुत फास्ट चाहिए, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिल्टर्ड या पार्शियल इंडेक्स। तो ये जो होता है एक सबसेट ऑफ रो, इसके ऊपर काम करता है, सबसेट ऑफ रो। तो इसको हम जैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजर स्टेटस स्टेटस इक्वल टू एक्टिव। तो ये क्या करेगा कि ये इंडेक्सिंग जो है पहले से बना कर रखेगा, लेकिन जब आप इस पर डिमांड करोगे कि मेरे को एक्टिव यूजर की लिस्ट चाहिए, तो उसको क्यूरी को ऐसे एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। अगर ये इंडेक्स बना हुआ है तो बहुत ही कम समय में आपको वो डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो अगर इस प्रकार का कोई सिनेरियो आपको मिल रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि इस प्रकार का डाटा बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, तो आप यहाँ पर इसको फिल्टर्ड या पार्शियल इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हो, तो आपकी क्वेरी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए, मोस्ट स्क्रीन शोज एक्टिव यूजर ओनली। आपके एप्लीकेशन में बहुत सारे स्क्रीन हैं जहां पर आपको एक्टिव यूजर शो करने हैं। और एक्टिव यूजर अगर आपको शो करना है तो उसके दो तरीका होता है। एक सिंपल है कि आप वेयर कंडीशन में आप कंडीशन चेक करते हैं, तो वो पूरा का पूरा चेक करेगा और जितने एक्टिव है वो रिकॉर्ड ला के देगा। दूसरा तरीका है कि आप
उसमें एक इंडेक्स बना दो, फिल्टर्ड एंड पार्शियल इंडेक्स, जो यहाँ पर कोड दिया हुआ है। और ये इंडेक्स जब बना दोगे और फिर आपको एक्टिव यूजर अगर चाहिए, तो वो बहुत ही फास्ट ला के दे देगा आपको। तो जहाँ पर जो रिकॉर्ड्स है वो लाखों में या करोड़ में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें इस प्रकार के इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इंडेक्स ज्यादा बनाने से या गलत तरीके से बनाने से भी परेशानी हो जाती है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा सीनीरियो जहाँ दिक्कत हो जाती है, क्या किस प्रकार की दिक्कत होती है। तो जैसे मान लो कि अब बहुत ज्यादा इंडेक्स ही बना दी है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? आपकी इंसर्ट क्वेरी स्लो हो जाएगी, अपडेट क्वेरी स्लो हो जाएगी, क्योंकि इंडेक्सिंग को भी अपडेट करना रहता है। तो अगर इंडेक्स बहुत ज्यादा बना दिए तो कुछ समय, कुछ एफर्ट जो है उसमें भी जा रहा है आपको इंडेक्स को अपडेट करने में। मोर स्टोरेज, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे क्लस्टर इंडेक्स जो होता है वो टेबल में ही रहता है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो इंडेक्स है वो एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं। और जैसे डाटाबेस बड़ा होते जाता है, पुराना होते जाता है, रिकॉर्ड्स बढ़ते जाते हैं, तो ये इंडेक्स जो है डाटा कैप्चर जो करता है अपना, वो भी साइज बढ़ते चले जाता है। मेंटेनेंस ओवरहेड हो जाता है। कई बार तो इसको स्पेशली बैठ करके फिर से चेक करना पड़ता है कि कोई इंडेक्स ब्रेक तो नहीं हो गया, कोई अनवांटेड इंडेक्स तो हमने बना के नहीं रखा है, फिर से रिव्यू करके उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो जब भी डाटाबेस ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, तो हमारा पहला फोकस जो है इंडेक्स के ऊपर आता है। तो हम इंडेक्स चेक करते हैं कि जो इंडेक्स जरूरी है वो बना है कि नहीं बना है, अनवांटेड इंडेक्स तो नहीं पड़ा है, ब्रोकन इंडेक्स तो नहीं है। और ये सब चीज को सबसे पहले क्लीन किया जाता है। तो ये पहला स्टेप होता है किसी भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, जब डाटाबेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है। हाउ टू फाइंड मिसिंग इंडेक्स? मिसिंग इंडेक्स अगर है तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे? तो इसके लिए जो टूल्स होते हैं, एक नॉर्मली टूल्स है, जैसे कि आप सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, उसमें भी ऑप्शन होता है, वहां से आप चाहे तो मिसिंग इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। एजोर डाटा स्टूडियो जो है उसमें भी अवेलेबल है। पीजी एडमिन 4 जो पोस्टग्रे सिक्वल के लिए, इसमें भी अवेलेबल है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे टूल्स आते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप ये जो आईडी यूज करते हो डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, तो इसमें ही सुविधा हमको मिल जाती है, हमको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है कोई एप्लीकेशन। तो इसके अंदर एग्जीक्यूशन प्लानर या क्यूरी एनालाइजर टूल के ऑप्शंस मिल जाएंगे ऑलरेडी। रियल यूज केस अपन एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है HRMS। तो इसमें पहला वाला जो क्यूरी है, ये क्या कर रहा है एग्जैक्ट? ये बिना इंडेक्स का डायरेक्ट सर्च कर रहा है। तो यहाँ जो अगर डायरेक्ट सर्च करेगा, तो इसमें स्वाभाविक है कि समय ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इंडेक्स बना दिया। इंडेक्स किसके ऊपर बना दिया? एम्प्लॉय कोड के ऊपर, क्योंकि हमारी जो सर्चिंग हो रही है एम्प्लॉय कोड पे होती है। तो हमने एम्प्लॉय कोड के ऊपर हमने क्या किया, इंडेक्स बना दिया। तो एक पहला वाला जो क्यूरी है, ये अगर 8 सेकंड ले ले रहा था, तो सेकंड क्यूरी जो है 50 मिली सेकंड ले रहा है, यानी 1 सेकंड से भी आधा ले रहा है समय। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इंडेक्सिंग जो रहता है, ये आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। बेस्ट प्रैक्टिस में हम देखते हैं इंडेक्स फ्रिक्वेंटली सर्च कॉलम। तो इंडेक्स जब भी हम बना रहे, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलम है जिसके ऊपर ज़्यादा सर्च होने वाला है। तो अगर आप एप्लीकेशन को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है, आपने उसके सारे पेजेस में जो जो फंक्शनैलिटीज है, रिपोर्ट्स है तो किस प्रकार की रिपोर्ट्स है, ये सबको अगर अच्छे से स्टडी किए, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स होंगे टेबल पे जिसके ऊपर आपको इंडेक्सिंग यूज करना है और किस प्रकार का इंडेक्स लगाना है। इंडेक्स ज्वाइन कॉलम्स। तो इंडेक्स जो है ये आपका जो कॉलम्स है उसको ज्वाइन करके भी हम बना सकते हैं। जैसे मैंने कुछ इंडेक्स का एग्जांपल दिया था। रिव्यू अनयूज्ड इंडेक्स, तो इसको रिव्यू करना है। जैसे मैंने बताया कि अनयूज्ड इंडेक्स किसी कारण से लगा था कि ये इंडेक्स जरूरी है, बट बाद में पता चला कि उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, तो आप उस इंडेक्स को तुरंत हटा दो। यूज कंपोजिट इंडेक्स केयरफुली। अगर कंपोजिट इंडेक्स आप बना रहे हैं तो उसको केयरफुली करो, यानी कि आपको एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी के बारे में अच्छा स्टडी किए हो, तो आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कंपोजिट इंडेक्स कैसे बनाना है, किन किन कॉलम के ऊपर बनाना है। अवॉइड इंडेक्सिंग एवरी कॉलम। तो कोशिश करो कि हर कॉलम पे इंडेक्सिंग मत करो। कि पता चल रहा है कि 20 कॉलम थे किसी टेबल के और आपने इंडेक्सिंग लगा दी, आपको 20 कॉलम में से 3 कॉलम 4 कॉलम जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे केवल उसके ऊपर ही इंडेक्स लगाना है। क्योंकि इंडेक्स जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा,
आपकी इंसर्ट अपडेट क्वेरी उतनी स्लो होती है। आपका इंडेक्स का फोकस तो सेलेक्ट क्वेरी पे रहता है, डाटा को कितना फास्ट रिट्राई करोगे। लेकिन जैसे इंडेक्सिंग बढ़ाते जाओगे तो आपकी रीड राइट यानी कि राइट करने की जो रहती है, क्रिएट करना है कोई चीज़, अपडेट करना है, तो ये सब क्वेरी स्लो हो जाएगी। रीबिल्ड, रीऑर्गेनाइज फ्रेगमेंटेड इंडेक्स। तो अगर मान लो कोई फ्रेगमेंटेड हो गया है इंडेक्स, तो उसको वापस से हम रीबिल्ड करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि आपका डाटाबेस अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके। थैंक यू टीम।